नेक्स्ट टॉपिक हम लोग द लिविंग वर्ल्ड में देखेंगे, जो इसकी लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हीलिंग एंड रिपेयर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मूवमेंट एंड इवेंचुअली लोकोमोशन, वेरिएशन विच विल लीड टू इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। ओके, देन लाइफ स्पैन एंड डेथ। तो ये सब फिनोमेना है जो लाइफ कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, जिसमें सबसे पहले है हीलिंग एंड रिपेयर। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फैसिलिटी है कि उसके बॉडी में कहीं भी रप्चर्ड पार्ट हो वो तुरंत न्यू सेल डिवीजन के जरिए रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक, तो हीलिंग एंड रिपेयर में सेल डिवीजन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ठीक, तो हियर इज सेल डिवीजन प्रोसेस एंड विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस इज हैपनिंग हियर इन हीलिंग एंड रिपेयर? ऑब्वियसली माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक, तो माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन जिसके जरिए रप्चर्ड और अनहील्ड पार्ट के नियर बाय सेल माइटोटिक सेल डिवीजन करके रप्चर्ड पार्ट को रिपेयर करते हैं, वर्न आउट पार्ट को रिपेयर करते हैं, नॉट रप्चर, वर्न आउट पार्ट को रिपेयर करते हैं और इंजरी को हील करते हैं। तो वर्न आउट पार्ट आर रिपेयर्ड एंड इंजरीज पार्ट आर हील्ड with the help of nearby cell which will perform cell division, and the cell division there is mitotic cell division. Okay, healing and repair multicellular organism में देखी जाएगी। यूनिसेलुलर में healing and repair सिंगल प्रोटोप्लाज्म के द्वारा पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन मल्टीसेलुलर में सेल डिवीजन के जरिए हीलिंग एंड रिपेयर देखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो हमारे बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसके जरिए बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं। ओके, मेटाबॉलिक वेस्ट में आप लोग यूरिया का फॉर्मेशन भी देख सकते हो, एमोनिया, यूरिया वगैरह, ठीक है, और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट निकलती है जो कि किडनी के जरिए फिल्टर आउट कर दिए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट के अलावा और भी बहुत सारी डेब्रिस होती है, वो भी हमारे शरीर से बाहर रिलीज आउट किए जाते हैं। ठीक, ये वर्क लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकती है, नॉन लिविंग ये फैसिलिटी नहीं दिखलाती। ठीक, नेक्स्ट देखिए मूवमेंट। बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट करते ही करते हैं। सो दिस इज आल्सो द एसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, एनिमल की बात करें तो एनिमल तो लोकोमोशन भी दिखला सकते हैं। ठीक, एनिमल लोकोमोशन भी दिखलाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरिएशन की। हाउ वेरिएशन इज पॉसिबल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब अपने सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। ठीक, जनरेशन बाय जनरेशन उस जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ म्यूटेशन या फिर कुछ ना कुछ वेरिएशन आते चली जाती है। ठीक, जब बहुत सारी वेरिएशन जनरेशन बाय जनरेशन उसके जेनोटाइप में एक्यूमुलेट कर जाएगी, ठीक है, तो उसके कारण एक नई ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, यू कैन से दैट इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल accumulation of mutation in genotype। ओके, उसके जेनेटिक मटेरियल में जब उनके डीएनए में बहुत सारी एक्यूमुलेशन म्यूटेशन की हो जाएगी, ठीक है, तो वो बहुत सारी वेरिएशन को एक्यूमुलेट कर लेगी। इतनी ज़्यादा वेरिएशन अचानक से फिर क्या करेगी, इवेंचुअली एक नई स्पीसीज को पैदा करेगी। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक, आखिर ये ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन कैसे पॉसिबल है? धीरे धीरे आखिर ये वेरिएशन कैसे आया? दिस इज ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज। ठीक है, सपोज एक ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहा है, ठीक, वहाँ का क्लाइमेट अभी कोल्ड है, ठंडा है। जब वो अपना नेक्स्ट जनरेशन पैदा करता है, ठीक, तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के पैदा करने के बाद, ठीक,
अब वो महसूस करने लगता है कि अब वहाँ की क्लाइमेट चेंज हो रही है, ठीक, थोड़ी सी ज़्यादा वार्म हो चुकी है। ऐसे में उसके जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो तो अडेप्ट हो जाएंगे, लेकिन जो उनके पेरेंट हैं वो ठीक से अडेप्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन बाय जनरेशन एडेप्टेशन वेरिएशन के कारण ही पॉसिबल हो पाती है, ठीक। इट मीन्स वेरिएशन से पहले एडेप्टेशन, एडेप्टेशन में बहुत सारी वेरिएबल डीएनए एक्यूमुलेट होते चली जाएगी वो, और वो जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होते चली जाएगी, ठीक है। तो वेरिएशन इन जेनेटिक ट्रेट, वेरिएशन इन जेनेटिक ट्रेट will cause adaptation in living organism, ओके। जेनेटिक ट्रेट में जो वेरिएशन है वो जनरेशन बाय जनरेशन इनहेरिट होते चली जाएगी, दे विल बी इनहेरिटेड जनरेशन बाय जनरेशन। इसीलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में जो भी जेनेटिक ट्रेट्स में वेरिएशन आ रही है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट होते चली जाएगी और एडेप्टेशन को और ज़्यादा पावरफुल बनाते चली जाएगी, ठीक। इसीलिए एडेप्टेशन आर यूजफुल इरिटेबल वेरिएशन। मैंने बताया था ना इरिटेबिलिटी क्या होती है, इरिटेबिलिटी इज द फेवरेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। सो इट इज़ द यूजफुल फेवरेबल रिस्पॉन्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन द जेनेटिक ट्रेट, जिसके कारण वो अपने आप को एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि एडेप्टेशन में और कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है, ठीक। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होगी, वेरिएशन उसे एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में मदद करेगा, ठीक। उसके कारण देखो क्या क्या होते हैं, चेंज इन जेनेटिक वेरिएशन और चेंज इन जेनेटिक ट्रेट विल कॉज चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फंक्शन, चेंज इन बिहेवियर, ओके। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल ट्रेट पाए जाने के कारण उसमें एडेप्टेशन उसके फॉर्म, फंक्शन और बिहेवियर में चेंज के द्वारा होते हैं। तो एडेप्टेशन इज चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फंक्शन एंड चेंज इन बिहेवियर। Adaptation is change in form, function and behavior which help an organism to adjust in environment. Okay. Next, एडेप्टेशन एक प्रॉपर्टी है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इन अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इन पार्टिकुलर हैबिटेट, ओके। सो एडेप्टेशन इज adjustment in particular habitat, particular habitat, ओके। केवल एडजस्ट नहीं होना है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर हैबिटेट में एडजस्ट तो हो जाएगी, लेकिन वो दो कंडीशन जरूर दिखलानी चाहिए, ठीक है। वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके और अपने बच्चे भी पैदा कर सके, ओके। इट मीन्स एडेप्टेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ जाए और वो वहाँ रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो ही एडेप्टेशन को वहाँ फ्रूटफुल माना जाएगा, अदरवाइज वो एडेप्टेशन ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो एडेप्टेशन वह फिनोमेना है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन इतनी ज़्यादा वेरिएटेड जनरेशन बाय जनरेशन इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि वो नए कैरेक्टर्स को डेवलप अचानक से कर लेती है, ठीक। और ये तभी करती है जब इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट में नए कैरेक्टर जो उसके जेनेटिक ट्रेट में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल थे लेकिन सोए हुए थे, ठीक है, स्लीपिंग मोड में थे, वो वहाँ पे जग जाते हैं और उसके कारण उसकी दो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, सर्वाइवल प्रॉपर्टी एंड रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी, ठीक। इट मीन्स एडेप्टेशन enhance the survival and reproductive capacity of living organism in changing environment, okay। तो व्हाट इज एडेप्टेशन आप देख सकते हो, एडेप्टेशन इज एक्चुअली यूजफुल इरिटेबल वेरिएशन, जो भी वेरिएशन यूजफुल है उनका रिस्पॉन्स करना, ठीक है, उनका जग जाना, दिस इज एडेप्टेशन। दूसरा एडेप्टेशन इज चेंज इन फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर। नॉट थर्ड
एडेप्टेशन इज enhancement of survival and reproduction. Okay, there must be the enhancement of survival and reproduction, and इसके कारण यह लिविंग ऑर्गेनिज्म को सीजनल चेंज को ओवरकम करने में मदद करता है ताकि वो इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर सके। ठीक, हाँ, इन्वायरमेंट को टॉलरेट करने वाले दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन को टॉलरेट कर सके और एक वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन को टॉलरेट कर सके। इसीलिए एडेप्टेशन दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन एडेप्टेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एडेप्टेशन। ठीक, नेक्स्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज एक्चुअली द पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग टू डेथ। ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब पैदा होती है तो पैदा होते ही उसकी लाइफ स्पैन स्टार्ट हो जाती है। ठीक, यदि मैं इस्चीरिशिया कोलाई की बात करूं तो वो केवल 20 मिनट तक ही 20 मिनट के बाद वो अपने बच्चे को पैदा कर देता है। ठीक है, तो नियर अबाउट आप देख सकते हो कि उसकी जो लाइफ है वो कुछ ही समय तक है, लेकिन बैक्टीरिया तो इमोर्टल है क्योंकि बार बार वो सेल डिवीजन करके अपने आप को पैदा कर देती है। ठीक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यदि हम लोग लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ठीक से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ स्पैन होती है वो फिक्स होती है, वो होती है बर्थ से लेकर के डेथ तक। बेसिकली यहाँ इसे 5 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया, देख सकते हो, बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेनेसेंस एंड डेथ। ओके, बर्थ मीन्स किसी का जन्म लेना, ग्रोथ जिस मीन्स किसी की हाइट बढ़ना। ओके, जब एक बेबी डेवलप होती है, पैदा होती है, तो पैदा होने के बाद उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ में वो अपनी प्यूबर्टी को मेंटेन करती है, फिर वो एडोलेसेंट स्टेज में पहुंचती है। एडोलेसेंट इज द सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज। ओके, वो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल हो जाते हैं। ठीक, सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज को जब वो अडेप्ट कर लेती है, ठीक है, अटेन कर लेती है, तो उसके बाद फिर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज आगे जाकर के शट डाउन होने लगती है। ऐसे कंडीशन को कहते हैं एजिंग। ठीक, तो यहाँ पर एक और स्टेज होनी चाहिए, एजिंग। ठीक, जो कुछ समय तक चलेगा। फाइनली सेनेसेंस मीन्स देयर इज द टाइप ऑफ फाइनल एजिंग जिसमें किसी भी बंदे का फाइनल डेथ के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें एजिंग और सेनेंस तो ये दोनों अलग अलग टर्म हो सकते हैं, थोड़े से डिफरेंस है। ऐसे देखा जाए सेनेसेंस इज एक्चुअली द साइन ऑफ एजिंग, सेनेसेंस इज साइन ऑफ एजिंग। ठीक, लेकिन एजिंग और सेनेसेंस ये दोनों अलग अलग वर्ड है। ठीक, यहाँ पे देखिए एजिंग क्या है, एजिंग एक डीजेनरेटिव प्रोसेस तो है। ठीक, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उसमें डेथ हो गई होगा। ठीक, अब जैसे कोई बंदा है और वो समय से पहले ही मैच्योर हो चुका है। ठीक, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हार्मोनल प्रॉब्लम। ठीक, तो हार्मोनल प्रॉब्लम या हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण हो सकता है शरीर में एजिंग पहले ही दिखाई देने लगे और वो बंदा बहुत ही कम उम्र का हो। ठीक, लेकिन ऐसे कंडीशन को एजिंग तो कहेंगे, सेनेसेंस नहीं कहेंगे। सेनेसेंस मीन्स गोइंग टू बी डेथ लाइक सिम्टम्स। ओके, so senescence is the developmental stage, it is a type of old or last type of developmental stage जो कि डेथ के नज़दीक सिम्टम्स को शो करेगी। ठीक, तो व्हाट इज डेथ, अब हम लोग डेथ को डिफाइन करेंगे। डेथ मीन्स स्टॉपिंग ऑफ वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, जितने भी लाइफ एक्टिविटीज आप लोगों ने पढ़ा, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म वगैरह वगैरह, ठीक है, सब का यहाँ पे डेथ होता चला जाना या नॉट डेथ, स्टॉप होता चला जाना। सच स्टॉपेज ऑफ वेरियस लाइफ एक्टिविटीज इज द साइन ऑफ डेथ। डेथ के दौरान होती क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, वो अपने अंदर स्टेडी स्टेट मेंटेन नहीं कर पाता, होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर पाता, नतीजा डिस्टर्बेंस उसके बॉडी में बढ़ते चली जाती है। ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो इंटरेक्शन है, अंडरलाइंग इंटरेक्शन, उसको भी वो खो देता है। अब ये जो सिस्टम है ना इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन शो कर पाती है और ना ही विद इन बॉडी अंडरलाइंग इंटरेक्शन को मेंटेन कर पाती है। ठीक,
मीन्स अब ये अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट, डेथ जो है इस फॉलोइंग कारण के द्वारा अभी तक ट्रेस किए गए, पता लगाए गए हैं। ठीक, एजिंग होने से डेथ होती है। एजिंग कब होती है? जब आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के पीरियड को अटेन कर लोगे, उसके बाद की जो पीरियड है वो एजिंग सिम्टम्स को शो करेगी। इसके बाद सेनेसेंस है, फिर डेथ। ठीक, तो डेथ इज़ ड्यू टू एजिंग, डेथ कैन बी ड्यू टू डिजीज, डिजीज से बीमारियां और डिजीज के कारण भी लोग मरते हैं। डेथ कैन बी ड्यू टू एक्सीडेंट एंड डेथ कैन बी ड्यू टू प्रेडेशन, जैसे शेर ने किसी जानवर को खा लिया तो उस जानवर की तो डेथ हो गई। तो प्रेडेटर भी अपने होस्ट को जब शिकार कर लेगा तो होस्ट तो बेचारे मर जाएंगे। दिस इज प्रेडेशन। ठीक, तो डेथ कैन बी ड्यू टू प्रेडेशन आल्सो। ओके, डेथ को हम लोग यहाँ पर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में हम लोगों ने शो किया है। ठीक, यदि कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए, ठीक, तो यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ शो कर रही है, इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मोर्टल। ठीक, लेकिन यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी मर ही नहीं रही है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? इमोर्टल। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। वाई? फॉर एग्जाम्पल अमीबा जब भी एजेड होते चली जाती है, उसके सेल के अंदर बहुत सारे डेब्रिस जमा हो जाते हैं, सेलुलर डेब्रिस, मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह। ठीक है, वो एक्चुअली उसे बाहर नहीं निकाल पाती, तब वो क्या करती है? अपने सेल का डिवीजन करती है। सेल डिवीजन के दौरान बहुत सारे सेलुलर डेब्रिस रिसाइकिल हो जाती है और वो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके जरिए जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस सेल के अंदर स्टोर्ड है उनका भी रिसाइकलिंग यहाँ पॉसिबल होती है, जिसके कारण सेल डिवीजन एंट्रोपी को कम करता चला जाता है और सेल की हेल्दी प्रॉपर्टी को बढ़ाता चला जाता है। ठीक, डिस्टर्बेंस कम होते चली जाती है तो हेल्दी प्रॉपर्टी बढ़ते चली जाती है। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अमीबा बाइनरी फ्यूजन शो करती है, मीन्स माइटोटिक सेल डिवीजन शो करती है और अपने बच्चे को पैदा करती है। ठीक है, और जिसके कारण ये कभी मरती ही नहीं है, क्योंकि जब भी इसे लगता है कि इसके सेल के अंदर बहुत सारे बर्डन है, बहुत सारे सेलुलर डेब्रिस है, तुरंत वो सेल डिवीजन करके उसको रिन्यू कर देता है। ठीक है, और अपने अलग अलग दो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इंडिपेंडेंटली अब वो दोनों अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। दैट इज वाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल, ये कभी मरेंगे ही नहीं। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, सिलिएट ऑर्गेनिज्म जैसे कि पारामेसियम में एजिंग की साइन देखी जाती है, यानी कि सेनेसेंस देखी जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए मल्टी सेलुलर। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मॉर्टल है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी लाइफ स्पैन को शो करेंगे ही करेंगे और उनका डेथ होगा ही होगा। ठीक, लेकिन अभी हाल ही में दो एग्जाम्पल पता चले हैं, एक्जोलोट लार्वा और टार्डिग्रेड। ठीक, ये कभी मरते ही नहीं है। एक्जोलोट लार्वा नियोटेनी कंडीशन शो करती है। ठीक, और टार्डिग्रेड भी है। ओके, तो इन दोनों पे भी रिसर्च चल रहा है। ठीक, कि हाउ दे आर इमोर्टल। ठीक, सो दे बोथ आर इमोर्टल। ओके, ऐसे तो टार्डिग्रेड के बारे में कहा जा रहा है कि ये 10,000 साल जी सकता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये इमोर्टल है। ठीक, तो इस पर रिसर्च चल रही है। ओके।